हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन आर क्लासेस। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। और वो ये चीज़ है, आज मैं आपको बताऊँगा कि GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं। जी, आज मैं आपको GSTR 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि GSTR 1 जो है वो कैसे फाइल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है या GSTR 1 की लास्ट डेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको उसके बारे में आज चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पर आने के लिए पहले आप gst.gov.in टाइप करेंगे, ये आपका जीएसटी पोर्टल खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी आपकी फर्म है वो फर्म का नाम सर्च करेंगे, टाइप करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। पासवर्ड शायद गलत टाइप हो गया है, मैं फिर से टाइप करता हूँ। ये देखिए मेरी फर्म खुल गई है। ये मैंने अपनी फर्म खोल ली है। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जीएसटी का पोर्टल खुल गया। जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो GSTR 1 जो होता है, GSTR 1 होता क्या है उसके बारे में आपको बता दूँ। वैसे अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आपको महीने में 2 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एक होता है GSTR 1, दूसरा होता है GSTR 3 भी। GSTR 1 क्या होता है? GSTR 1 वो होता है जिसमें हमें डिपार्टमेंट को अपनी सेल की डिटेल बतानी पड़ती है कि हमने कितना माल रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया और कितना माल अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया। रजिस्टर्ड डीलर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो डीलर जिनका GST नंबर होता है, वो डीलर जिनका GST नंबर होता है उनको कहते हैं रजिस्टर्ड डीलर, जिसको हम बोलते हैं B2B इनवॉइस, यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल। और अनरजिस्टर्ड डीलर ये होते हैं जैसे हम और आप नॉर्मली पर्सन जिनका कोई भी GST नंबर नहीं होता, या छोटे मोटे रिटेलर या आने वाले कस्टमर, वो पर्सन वो होते हैं हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर जिनका GST नंबर नहीं होता। उनको कहते हैं B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो हमें इन दोनों की डिटेल सरकार को बतानी पड़ती है कि कितना माल मैंने रजिस्टर्ड डीलर को बेचा, कितना माल मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचा। और मैंने जो बिलिंग किया, जब मैंने बिल काटना शुरू किया था, सपोज डेट ये आपका जून का महीना चल रहा है, तो आपको मई की रिटर्न दाखिल करनी है। तो सरकार को आपको यह बताना पड़ेगा जब आपने मई के महीने में जो पहली बिलिंग की थी उसका इनवॉइस नंबर क्या है, और जो मई के महीने में जो आखिरी बिलिंग की थी उसका इनवॉइस नंबर क्या है, और टोटल आपने कितने बिल इरेज किए, कितने बिल काटे। और दूसरी चीज़, ये 3 चीज़ होगी। B2B आपको बताना पड़ेगा, B2C बताना पड़ेगा, ये इनवॉइस टोटल इनवॉइस नंबर बताना पड़ेगा सरकार को कि पहला यानी जो महीने का जो पहला बिल था उसका नंबर क्या था, और जो महीने का लास्ट बिल है उसका नंबर क्या है, और टोटल बिल कितने काटे। चौथी चीज़, यहाँ पे आपको सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपकी कोई सेल रिटर्न तो नहीं है। यानी जैसे मान के चलिए आपने किसी भी पार्टी को माल बेचा, उनको किसी वजह से वो माल समझ में नहीं आया या उन्होंने वो माल वापस कर दिया, तो वो भी सरकार को आपको बताना पड़ेगा। और पाँचवीं चीज़ होती है HSN कोड, यानी आपने किस किस आइटम के कितने बिल काटे और उन बिलों की क्या वैल्यू थी। तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको यह बता रहा हूँ, एक होता है GSTR 3 भी। GSTR 3 भी क्या होता है कि उसमें हमको सरकार को यही सेल की फिगर उसमें भी बतानी पड़ती है, लेकिन जैसे इसमें सरकार GSTR 1 में आपसे सबका बाइफरकेशन मांग रही है। जैसे B2B अलग दिखाओ, B2C अलग दिखाओ, डॉक्यूमेंटेशन नंबर बताओ, HSN कोड बताओ, क्रेडिट नोट डेबिट नोट बताओ, ये सब वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट मांगता है। लेकिन GSTR 3 में क्या होता है, हम टोटल मान के चलिए 100 रुपये का माल मैंने B2B को बेचा और 50 रुपये का माल B2C को बेचा, तो ये दोनों का बाइफरकेशन हम GSTR 1 में दिखाएंगे। लेकिन GSTR 3 में हम इन दोनों को अलग अलग नहीं दिखाएंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 100 + 50, यानी सीधे दिखा देंगे कि मैंने 150 रुपये की सेल की और 150 रुपये पे ये मेरा टैक्स बना। तो ऐसे GSTR 3 में बताएंगे, वो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और दूसरी चीज़, उसमें हम सरकार को बताते हैं ITC, यानी
सिर्फ आईटीसी की डिटेल बतानी है, आईटीसी किस अमाउंट पे परचेस की गई उसकी टैक्सेबल वैल्यू सरकार से मतलब नहीं। मान के चलिए 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 1 लाख पे 18% आईटीसी लगी, 18,000 आपको आईटीसी मिला। तो सरकार पोर्टल पे सिर्फ आपको ये मेंशन करना है कि आपको सिर्फ 18,000 का आईटीसी मिले, उसमें 1 लाख का फिगर कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद सरकार क्या करती है, डिपार्टमेंट क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो आपको जितनी टोटल आईटीसी मिली और जितना आपका आउटपुट बना, यानी जो आपने सेल किया सामने वाली पार्टी से जो टैक्स कलेक्शन किया, तो डिपार्टमेंट ये देखता है कि जितना आपको आउटपुट मिला और जितना जितना आपका आउटपुट सामने वाले से रिसीव किया और जितने आपको आईटीसी क्लेम, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है वो आपको टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। मान के चलिए आपने किसी को माल बेचा 1 लाख का, उस पर 18% आपको आउटपुट मिले, यानी 18% आपने जीएसटी लगा के उससे क्लेम कर लिया। मान के चलिए 1 लाख प्लस 18,000 का आपको आउटपुट कलेक्शन मिला, और इसी पे आप मान के चलिए कि आप 50,000 रुपये का आपने माल परचेज़ किया, तो 18 पंजे 9,000। तो सरकार ये देखती है कि आप 18,000 सामने वाली पार्टी से कलेक्शन करते हैं और 9,000 आप किसी को पेड करके उस पर आईटीसी क्लेम करते हैं, तो 18,000 में से 9,000 गए तो बचा 9,000। तो सरकार को सिर्फ आपको 9,000 रुपये टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो आप ये भी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम आपको सिर्फ रजिस्टर 1 के बारे में बताएंगे। रजिस्टर 1 में आप ये देखिए, जैसे रजिस्टर 1 में आपका ये पोर्टल खुला, इस पोर्टल पे खुलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधे आते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पे। अब सीधे रिटर्न डैशबोर्ड पे हम जब जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये जगह साइट स्लो चल रही है, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी साइट खुल गई। अब ये आपको ये पूछ रहा है कि आपको जो रिटर्न जाना है, ये फाइनेंशियल ईयर आपका 21-20, ये पहला क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून, और ये आपका जून का पीरियड। हमको मई के महीने की मान के चलिए, जून अप्रैल के महीने की, मई के महीने के मान के चलिए आपको रिटर्न दाखिल करनी है। अब आप ये मई पे आएंगे, चलिए ये मेरा QRMP स्कीम में है तो इसमें ये पूरी डिटेल नहीं होगी, मैं आपको फाइनेंशियल 2021 में ले चलता हूँ, इसमें ये दिक्कत नहीं है, उसमें QRMP स्कीम नहीं था। चलिए मैं आपको मई में ले जाता हूँ। आप देख रहे हैं ये आपका, ये आप रजिस्टर 1 आपका आया, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन एक हो गई थी, उसके लिए सॉरी कहता हूँ। ये आपके रजिस्टर 1 पे आप आ गए। एक चीज़ मैं आपको मोटे मोटे बता दूँ, यहाँ पे हम बैक में आते हैं, जैसे यहाँ पे आपका ये पूछा है कि रजिस्टर 1 यानी आप किस फाइल करना चाहते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन में आप देख लीजिए, प्रिपेयर ऑफलाइन का तरीका ये होता है कि जैसे आप टैली में आपने कोई फाइल बनाए, टैली पे आपने जाके रजिस्टर 1 खोला मई के महीने का, और वहाँ से आपको एक जेसन फाइल बनानी है। बस वो जेसन फाइल जो है यहाँ किसी एक फोल्डर पे रख दीजिए और फिर वहाँ से ये चूज़ फाइल कर लीजिए। जब आप जेसन फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई भी फाइल जेसन की, तो वहाँ पे डाटा पूरा आपका अपलोड हो जाएगा और वो डाटा वहाँ पे दिखाएगा। तो हम ये जिसके ज़रिए भी आपको एक बार रिटर्न दाखिल करना ज़रूर सिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताएंगे कि आपको रजिस्टर 1 जो फाइल करना है वो कैसे फाइल करेंगे, और उसको हम आपको ऑनलाइन मेथड से सिखाएंगे, ऑफलाइन मेथड से नहीं। ऑफलाइन मेथड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे 500 से ज़्यादा इनवाइस होती है, और अगर आपकी कम इनवाइस है जैसे 10, 20, 50, तो वहाँ पे आप मैनुअली भी ऑनलाइन मेथड के जरिए भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके 500 से ज़्यादा इनवाइस आती है या 100-200 से ज़्यादा आती है तो आप वहाँ पे ऑफलाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ऑनलाइन मेथड सिखा रहा हूँ। जैसे ये मैंने खोला, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये आपका B2B इनवाइस, ये जो होता है ये उनके लिए होता है जो उनका रजिस्ट्री नंबर होता है और उनको हम सेल करते हैं, यानी B2B। तो B2B डीलर, आप सपोज डेट मैंने ये यहाँ पे खोला, ये हम यहाँ पे गए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये आप यहाँ पे आइए। इसलिए आपने किसी पार्टी का बिल भेजा था, तो बिल भेजा था, अब यहाँ पे आएंगे, उसका सामने वाली पार्टी का जिसको आपने माल सेल किया, मैं एक फर्म का नाम डालता हूँ, मैंने नाम
नाम डाला, अभी आपका उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। जैसे मैंने डाला तो ये उठाया, ये उस फर्म का नाम आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान के चलिए मई के महीने में जब मैंने इनको बिल किया था उसका बिल नंबर ये था 24/16, यहाँ पे आपको 05/21 ये मैंने डाला। उत्तर प्रदेशी की पार्टी यानी लोकली पार्टी, क्योंकि मेरी फर्म भी यूपी की है और सामने वाली पार्टी भी यूपी की है, ठीक है। 09 यूपी का ही स्टेट कोड है। अब यहाँ पे ये टोटल इन्वाइस पूछ रहा है। टोटल इन्वाइस का मतलब है कि जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपये आपका टैक्सेबल वैल्यू हुआ प्लस 18,000 रुपये आपका टैक्स हुआ, तो 1,18,000, तो यहाँ पे पूरा 1,18,000 ही डालेंगे, ना कि 1 लाख डालेंगे। अब ये यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपये टैक्सेबल वैल्यू प्लस 18% टैक्स हो, तो 1,18,000 टोटल, यानी जो आपने देखा होगा बिल में जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, टोटल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू कह रहा है। और टैक्सेबल वैल्यू कहाँ डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे ये 1 लाख है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लाख 1 लाख मैंने डाल दिया। बस यहाँ पे करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेव कर देंगे, ये यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डाटा सेव कर लेंगे। मान के चलिए मैंने डाटा यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, आपको कुछ टाइम लगेगा, वो डाटा सेव नहीं हुआ। अब ये आता है तो आप ये B2B समझ गए। अब ये होता है B2C लार्ज इनवॉइस। यहाँ पे हम उस बिल की वैल्यू मेंशन करते हैं जो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं और जिनकी जो वैल्यू जो होती है वो 2.5 लाख से अबव होती है, जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से अबव होती है और वो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, उनके एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, जिसको कहते हैं B2C लार्ज इनवॉइस। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, ये आपसे स्टेट पूछ रहा है कि वो पार्टी कहाँ की है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं B2C लार्ज पे। B2C लार्ज जो होता है उन लोग के लिए होता है जो इंटर स्टेट होते हैं। इंटर स्टेट का मतलब ये है कि जैसे मैं हमारी फर्म जो है यूपी की है, ठीक है, तो हम यूपी के अंदर जो भी माल किसी को भी सेल आउट करेंगे तो वो मेरा होगी इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर हम यूपी के बाहर जिनको भी सेल करेंगे वो होगी मेरी इंटर स्टेट। तो B2C लॉज में अगर आपने किसी भी ऐसी पार्टी को जो आपके स्टेट से बाहर है उसको 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनवॉइस बिलिंग की है तो आपको उनकी डिटेल इसमें डालना पड़ेगा। जैसे मेरी पार्टी यूपी की है तो ये वही कह रहा है, ये यूपी के बाहर के जितने भी स्टेट, मान के चलिए कोई आपकी पार्टी आसाम की है तो आसाम आपने सेलेक्ट किया, आसाम मेरी पार्टी यूपी की है, यूपी के बाहर जिसको भी हम माल बेचेंगे वो मेरी जाहिर सी तौर पे इंटर स्टेट, तो ये यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया। अब जैसे मेरे इनवॉइस नंबर मान लीजिए 1, बिलिंग डेट मान के चलिए 12 मई, क्या मई कब दिखा रहे हैं, और टोटल इनवॉइस वैल्यू मान के चलिए 2,36,000, सॉरी 2.5 लाख से ऊपर है ना, तो मान के चलिए मेरा दो टोटल इनवॉइस वैल्यू है, मान के चलिए आप ऐसा कैलकुलेट कर लिए कि मेरा 2,40,000 इंटू 18 2,83,200, तो सही रकम 2,83,200 की है, ठीक है। और ये देखिए ये अगर एक ही जैसे ये देखिए सारे कैटेगरी दी गई कि जो आप माल सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या परसेंट वाला है, 1%, 5%, जैसे हम लोग 18% की रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2,40,000 लिखा और ये 43,200, तो 2,40 प्लस 43,200 यानी यहाँ पे ये वो टोटल सीधा सीधा 2,83,200। ये मान के चलिए एक बिल पे कई तरह के, जैसे कुछ माल में ना मेरा जो है मान के चलिए ये 70,000 का ये हुआ, मान के चलिए 50,000 का ये हुआ, और फिर मान के चलिए 5% का मेरा ये हुआ, ठीक। ये आपका ये अगर एक बिल पे मान के चलिए आप 3 आइटम सेल आउट कर रहे हैं, एक बिल पे 3 आइटम सेल आउट कर रहे हैं और तीनों आइटम की अलग अलग परसेंटेज कैटेगरी है तो आप उसको अलग अलग मेंशन कर देंगे और इन्हीं सब का टोटल जो है
आप यहाँ पे टोटल वैल्यू में दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा हम सिर्फ एक ही आइटम बेचते हैं और खरीदते हैं जिनकी वैल्यू जो 18% का है। ये मेरा है 2,40,000, तो मेरे 83,200 ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे और फिर बैक कर देंगे। लेकिन हम ये आपको डेमो दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको डाटा सेव नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस पर ऐसे कर देंगे। फिर आप यहाँ पे आइए, ये पूछा क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर है। यदि आपके कोई क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी पार्टी को कोई माल बेचा था और वो माल वापस आ गया, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे आप GST नंबर डालेंगे उस पार्टी का, ये आ गया। अब क्रेडिट नोट नंबर क्या हुआ, मान के चलिए मेरा भी वो क्रेडिट नोट नंबर, जो क्रेडिट नोट का भी एक सीरियल नंबर होता है, जैसे बिल का होता है, GST इनवॉइस का होता है 1 2 3 4, ऐसे क्रेडिट नोट का भी होता है 1 2 3 4। मान के चलिए जो मैं इनको क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ वो मेरा 7 नंबर है। किस डेट में क्रेडिट नोट बना रहे हैं, मान के चलिए मैंने 10 मई को माल बेचा था और 15 मई को या 16 मई को वो वापस आ गया, तो यहाँ पे वो डेट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोकस जरूर करिएगा। डेबिट पूछ रहा है, CR पूछ रहा है, तो मेरा क्रेडिट नोट यानी यहाँ पे आप क्रेडिट ही सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी वो सेल रिटर्न है। अगर परचेस रिटर्न है तो यहाँ पे डेबिट, तो क्रेडिट नोट है। नोट वैल्यू यानी जो आपका क्रेडिट नोट इशू हुआ था उसकी टोटल वैल्यू क्या थी, मान लीजिए आप 50 तो 18 यानी 59,000 का था मेरा माल, टोटल वैल्यू लिख दी मैंने। अब यहाँ पे उसका बाइफरकेशन पूछ रहा, बाइफरकेशन यानी 18% का माल था, 50,000 इंटू 18%, ये आपका 59,000 हो गया। तो उसकी यहाँ पे डिटेल सेव करेंगे फिर बैक कर देंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर बैक करना है। ये आपके 3 फिगर हो गए। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। जैसे आपने ये जो था ये आपका होता है B2B के लिए क्रेडिट नोट इशू करते, ये है अनरजिस्टर्ड पार्टी जिनका हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जिनका रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता है। ये देखिए और ये B2C लार्ज के लिए होता है। B2C लार्ज यानी जो 2.5 लाख के ऊपर जिनको हम सेल आउट करते हैं उनका ये क्रेडिट नोट है। मान के चलिए किसी पर जो मेरी पार्टी थी पंजाब की, उसको मैंने 2.5 लाख से ऊपर का माल सेल आउट किया था और जो है उसको जो है मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है, यानी मैंने 2.5 लाख का माल बेचा था उनको और मान लीजिए 50,000 का माल ख़राब निकला है, तो यहाँ पे B2C लॉस करेंगे। जो क्रेडिट नोट नंबर उस टाइम पे मेरा चिल्ला होगा वो डालेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो पार्टी कहाँ की थी, जैसे मान लीजिए आसाम की पार्टी थी या पंजाब की पार्टी थी, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो 18% की जो फिगर है ये यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। क्रेडिट नोट नंबर मान के 1 डाला मैंने और फिर मान के चलिए ये मेरी 27 मई 2021 की डेट हुई। नोट वैल्यू मेरा 18 1,18,000 क्रेडिट नोट आसाम ये हुआ। अब इसके बाद ये 18 पे आए तो ये 1,18,000 ये हुआ। यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, फिर बैक कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा डेमो है। हाँ, अब फिर यहाँ पे एक चीज़ ये पूछ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे जैसे होता है, एक होता है आप जैसे कहीं से माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कोई माल एक्सपोर्ट किया था विद पेमेंट के साथ, और एक होता है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। एक्सपोर्ट विद पेमेंट में आपको क्या करना होता है, डेबिट नोट नंबर डालना होता है, क्रेडिट नोट डेट सेम सब वैसे ही, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको उसकी टोटल वैल्यू करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है जैसे हम माल नेपाल भेजते हैं, ठीक है, अगर आपने उस पर टैक्स पेमेंट किया है तो यहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वहाँ भी आपको एक्सपोर्ट विद पेमेंट और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट इनके बारे में बताएंगे। यहाँ पे तो आप समझ गए B2C लॉज के बारे में। B2C लॉज यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनको मैंने 2.5 लाख से ऊपर का माल सेल आउट किया था, ठीक है, और उनको से कोई माल वापस आया है तो वहाँ पे हम सेल रिटर्न यानी क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे।
ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस दो तरह की होती है, एक होती है विद जीएसटी, एक होती है विदाउट जीएसटी। एक्सपोर्ट हो गया जैसे जब कोई हम माल बाहर भेजते हैं, यानी अपनी कंट्री के बाहर, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो और एक्सपोर्ट जो है दो तरीके से किया जाता है, एक होता है विद जीएसटी और एक होता है विदाउट जीएसटी। तो इसलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये चीज़ कह रहा है एक्सपोर्ट, प्लीज़ कन्फर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड of IGST paid on export of good. Invoice data for export of goods is provided in table 6A of GST 1 for the relevant tax period। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में लिखी गई है। ये कह रहा है जैसे आपने कोई एक्सपोर्ट किया है जिस पे आपने IGST की पेमेंट, GST की पेमेंट पेड की है, और अगर आपको उसका रिफ़ंड क्लेम करना है तो उसमें आपको कई चीज़ें मैंडेटरी जो फाइल करनी पड़ेगी, जैसे शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड और स्पेसिफाई मैंडेटरी और करेक्टली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये सब चीज़ें उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आपका IGST का रिफ़ंड मिलेगा। ठीक है, इसलिए आज उसके बारे में भी समझते हैं। इसमें भी सब वही चीज़ें हैं जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड। अब यहाँ पे पोर्ट कोड जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल यानी वो लोग जो विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अरेंजमेंट कराते हैं जिसके जरिए उनको टैक्स पेड नहीं करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या होता है, ये पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, ये सब जो है ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आपने विद पेमेंट ऑफ GST एक्सपोर्ट किया है तो उसके लिए आपको पोर्ट कोड डालना मैंडेटरी है, शिपिंग बिल नंबर डालना मैंडेटरी है, और शिपिंग बिल डेट जो एक्सपोर्ट डेट होती है वो भी डालना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट कोड डालना है, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, और यहाँ पे जाहिर सी तौर की बात है अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया होगा तो यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने LUT के जरिए यानी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बात बता देता हूँ कि अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ एक्सपोर्ट किया है और उस पर आपको अपना IGST रिफंड करना है तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी होगा पोर्ट कोड डालना, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट। ठीक है, और आप ये सोच देंगे ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी। जाहिर सी तौर पे बात है कि आपने माल एक्सपोर्ट किया है तो आप डायरेक्ट तो माल छुड़ाने गए नहीं होंगे, वहाँ पे आपने एक किसी कोरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, वैसे कोरियर एजेंसी के जरिए आपने माल वो छुड़ाया होगा, शिपमेंट के जरिए माल छुड़ाया होगा, तो वहाँ से आपको एक पूरा यानी ड्राफ्ट मिलता है, यानी पेपर मिलते हैं जिसमें आपको उनके जो है पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, सब सारी चीज़ें आपको उस कोरियर एजेंसी के थ्रू मिल जाएंगी जो आपका माल छुड़ा के आपको देंगी। तो बस आपको वो कागज़ संभाल के रखना है और जब अपने रिटर्न फाइल करना है तो उसमें इनको डालना मैंडेटरी होगा। ठीक है, और अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो भी जिस परसेंट में माल एक्सपोर्ट किया है तो वहाँ पे डालेंगे। जैसे हम 18% वाला माल बेचते हैं, मान के चलिए 2,10,000, तो यहाँ पे हम 2,10,000 डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैक करते, अब जैसे आप कॉलम नंबर 9 आता है, कॉलम नंबर 9 ये कहता है अमेंडमेंट B2B इनवॉइस। अमेंडमेंट B2B इनवॉइस का मतलब है कि आप यहाँ पे हम आपको फिर से दिखाते हैं। जैसे ये देखिए अमेंडमेंट B2B, यानी जो आपने किसी भी डीलर को आपने माल बेचा और आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हो गई है या इनवॉइस नंबर आपने गलत डाल दिया है या टैक्स कम कलेक्ट किया है, यानी जो तो रेट आपने कम लगाया, आपको ज़्यादा लगाना या ज़्यादा लगा दिया, कम लगाना है, यानी कोई भी करेक्शन करना है आपको, तो आप यहाँ पे अमेंडमेंट B2B इनवॉइस का आके उस चीज़ का करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे वो बिल नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे आप तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ गए होंगे कि जैसे आपने कोई भी बिल किसी B2B रजिस्टर्ड डीलर को काटा होगा और उसके बिल पे कोई भी करेक्शन आपको करना है तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और जो भी उस सामने वाली पार्टी का बिल होगा तो वो यहाँ पे आप सर्च मारेंगे और फिर यहाँ पे आके आप उसको अमेंडमेंट जो भी करेक्शन होगा तो यहाँ पे आप आके उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने क्या गलती की थी, रेट में, टैक्स में, बिल नंबर में, बिल डेट में वगैरह वगैरह, जो भी आप उसको यहाँ पे आके करेक्शन कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आप यहाँ पे आइए, फिर ये होता है अमेंडमेंट B2C लॉज। अमेंडमेंट B2C लॉज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इसकी बात कर रहा है। अमेंडमेंट B2C लॉज ये इसकी बात कर रहा है, वो पर्सन जिनका हम 2.5 लाख से ऊपर का माल सेल आउट करते हैं और वो पार्टी अदर स्टेट की होती है, यानी हमारे स्टेट की नहीं होती जिसमें मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे उसका करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी उसकी करेक्शन करने वाली चीज़ है उसको आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट का आप B2B समझ गए, अमेंडमेंट B2C समझ गए, B2B समझ गए, B2C समझ गए। अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे ये कह रहा है कि अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस, इसमें भी सेम कहानी वही है कि आपका अमेंडमेंट पे आना है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, और जो भी आपका एक्सपोर्ट बिल होगा वो यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप उसका अमेंडमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये कह रहा है कि जैसे अमेंडमेंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। जो आपने इधर एक रजिस्टर्ड डीलर को जो भी आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किए होंगे और आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हो गई है क्रेडिट नोट में, तो आप यहाँ पे उसको करेक्शन कर सकते हैं। और सेम कहानी इसमें भी है। ठीक है, तो ये 4 कॉलम बिल्कुल सिंपल है। अमेंडमेंट B2B, अमेंडमेंट B2C, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट अनरजिस्टर्ड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइए, ये कॉलम है अदर डिटेल। अदर डिटेल में यानी B2C, यहाँ पे B2C का मतलब है कि वो डीलर जो अनरजिस्टर्ड है और हमारे स्टेट के हैं, जैसे मेरी फर्म यूपी की है और अन्य रजिस्टर्ड डीलर भी यूपी की ही है। ठीक है, तो हम उनकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिटेल ऐड करेंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप जैसे मान के चलिए आपने मई के महीने में आपने 50 बिल काटे, 40 बिल काटे, और 40 बिल की वैल्यू वो जो है 2 लाख है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश किया, यहाँ पे कुछ नहीं करें, 40 बिल है तो 40 बिल का 2 लाख रुपये लिख देंगे। 2 लाख, ये 2 लाख मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे पूछेगा जो आपने माल बेचा वो क्या परसेंट वाला था, 5%, 18% या 28%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18%। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे जो सेव कर लिया। ठीक है, आप जो है जैसे मान के चलिए B2C में जो है, B2C में ये हो गया, आपने यहाँ पे लिख दिया। तो B2C में हम वही डिटेल है, ऑल इनवॉइस की वैल्यू को एक कंबाइन करके हम यहाँ पे शो कर देते हैं। मई के महीने में चाहे मेरे 10 बिल कटे हो, चाहे 15 बिल कटे हो, चाहे 20 बिल कटे हो, और अगर वो एक ही स्टेट के बिल है तो हम यहाँ पे सीधे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो 20 बिल की वैल्यू मान ली 2 लाख है, 10 बिल की वैल्यू 2 लाख है, तो यहाँ पे 2 लाख डालेंगे और यहाँ पर टैक्स रेट कैलकुलेट सेलेक्ट करके रेट निकाल देंगे। मान के चलिए कोई पार्टी मेरे पास कहीं उत्तरांचल की आ गई, उत्तराखंड के आ गई, तो उत्तराखंड में ये इंटर स्टेट हो गया और ये मेरा 2 लाख है और ये मेरा 36,000, तो 18% लग गया। अगर ये 2.5 लाख से ऊपर जाता तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे नहीं दिखाते, उसकी डिटेल हम B2C लॉज में दिखाते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम बैक करेंगे, तो ये भी कॉलम आपके समझ में आ गया होगा। और फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई में क्या होता है, इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम्प्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रा स्टेट यानी ऐसी कोई पार्टी है जिनको आपने, जो आपके स्टेट की हैं यानी यूपी की हैं, और उनको आपने जो है माल बेचा नील या एग्जाम्प्टेड या नॉन GST। और इस टाइम कहानी है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो नील रेटेड होते हैं, एग्जाम्प्टेड होते हैं, या उन पे GST के दायरे में वो आते ही नहीं हैं, तो उनके बारे में डिटेल पूछ रहा है। ये 3 कैटेगरी है उन आइटमों की, और ये पूछ रहा है यूपी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूपी के बाहर रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये डिटेल उनसे पूछी जा रही है। ये वही लोग फाइल करते हैं जो ऐसे आइटम की बिलिंग करते हैं कि आपने वो आइटम यूपी के अंदर, यानी जैसे मेरी फर्म यूपी की है तो यूपी के अंदर कितने रजिस्टर्ड डीलर को बेचा, कितने अनरजिस्टर्ड को बेचा, और कितने यूपी के बाहर रजिस्टर्ड को बेचा, अनरजिस्टर्ड को बेचा। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई।
यह होता है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है टैक्स लायबिलिटी यानी एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव कॉलम ये कहता है कि चाहे आप चाहे सामने वाली पार्टी को बिलिंग करो या ना करो, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने आपको कुछ पेमेंट दे दी है जो आपके एडवांस रिसीव हो गई है, और वो जिस परसेंट के आइटम के बिहाफ पे उसने आपको पेमेंट की है और उस पेमेंट में उसकी वो टैक्स लायबिलिटी इंक्लूड है, तो वो आपको उसका पेमेंट देना ही पड़ेगा। मान के चलिए 6 लाख रुपए सामने वाली पार्टी ने आपको पेड कर दिया है और वो 18% का आइटम आपसे परचेज करना चाहता है, लेकिन अभी बिलिंग नहीं हुई है, लेकिन 6 लाख रुपए सामने वाली पार्टी ने आपको पेमेंट कर दिया, उसमें उसका 18% टैक्स इंक्लूड है। मान के चलिए 6 लाख में 18% कितना, मोटा मोटा हम बताते हैं आपको 91,525 ये अमाउंट हुआ। तो आपको वो 91,000 अप्रोक्सीमेटली आपको सरकार को पे करना पड़ेगा अगर आपकी बिलिंग वाइज नहीं हुई है तो, ठीक है। फिर हम आगे वाले कॉलम में आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। जो आपने एडवांस रिसीव किया है उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। मान के चलिए जो आपको पहले ये एडवांस रिसिप्ट हुआ था ये आपका शॉर्ट भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, तो बस उसी का एडजस्टमेंट आपको इसमें करना होता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं एडजस्टमेंट वाइज समरी ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे एडजस्टमेंट वाइज। मान के चलिए आप 4 तरह का आइटम सेल आउट करते हैं, 12%, 15%, 18%, तो उन चारों आइटम का मान के चलिए आपने मई के महीने में 10 लाख की सेल की सरकार को, 10 लाख, जिसमें से मान के चलिए 6 लाख आपने B2B में बेचा और 4 लाख B2C में बेचा, तो आपने वो B2C में 6 लाख दिखा दिया, B2B में 6 लाख दिखा दिया, B2C में 4 लाख दिखा दिया, ये 10 लाख हुआ। तो बस वही 10 लाख की में सरकार को आपको ये बताना है कि जो अभी आपने 10 लाख का आइटम सेल आउट किया है उसमें कितने HSN के कितने प्राइस के बिल थे, यानी आपके 4 तरह के आप HSN का काम करते हैं, 4 तरह जो आप 4 तरह के आइटम बेचते हैं मान के चलिए, तो 4 आइटम जो 4 तरह के जो आइटम थे वो 4 आइटम में कितने अमाउंट के मिला के वो 10 लाख हुए। आप बात समझे, मान के चलिए आपने 10 लाख का माल बेचा, 6 लाख B2B, 4 लाख अनरजिस्टर्ड, तो ये 10 लाख की आपकी सेल होगी। बस आपको उसी 10 लाख में आपने जो 4 आइटम बेचे उनका वो बाइफर्केशन करना है। मान के चलिए आपने 39, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 3916, आप एक ये है एक सिलिकॉन, मान के चलिए ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपने बेची, ये उसने पूरी प्रोफाइल उठा ली, और यहाँ पे ये जो है स्क्वायर फीट मेरा यहाँ स्क्वायर फीट हुआ, टोटल क्वांटिटी मैंने अप्रोक्सीमेटली कुछ भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अभी हम टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मान के चलिए आपने जो 10 लाख की जो बिलिंग की है, तो 6 लाख आपने B2B को बेचे, 4 लाख B2C को बेचे, ये 10 लाख हो। अब वही 10 लाख का फिगर हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। ये आपने 1.5 लाख का 1,50,000, 10 लाख 1.5 लाख, ये आप मोटा मोटा समझ 1.5 लाख का आपने ये बेचा, तो ये मेरा 18% का होता है। ये नया फीचर्स आया है, पहले नहीं था। 10 लाख 1 लाख आते तो अपने दिखाते हैं, ये कैलकुलेट करेगा 1 लाख 9,000, ये मैंने दिखा दिया कि भैया 1 लाख का माल तो मेरा सिर्फ UPVC का था, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं 2 लाख का माल मेरा सिर्फ UPVC का था, 2 लाख इंटू 2 9 18,000, 2 9 18,000, ठीक। 2 लाख का माल भैया मेरा UPVC का था, ओके आपने कर दिया। अब यहाँ पे इसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही मान के चलिए आप उस 700 500 10 90 ये आपने मान के चलिए ये ग्लास का माल खरीदा, ग्लास का भी माल मेरा 3 लाख का ग्लास का माल था, ये बता दिया सरकार को। यहाँ पे 18% आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। 18 9 3 27,000 ये हुआ, ठीक है। 2 लाख उसमें दिखा, 3 लाख ये दिखा, 5 लाख ऐसे ही 5 लाख के आपके कोई आइटम हो सकता है। आपने 5 लाख का जो माल बेचा वो 3 तरह के HSN में बेचा हो या 4 तरह के HSN में बेचा हो वगैरह वगैरह, तो बस उन्हीं का आपको बाइफर्केशन करना है। और इसकी जो टोटल वैल्यू है, यानी इसकी जो मानिए 4 तरह के जो आइटम हैं, अगर वो 4 के आइटम की जो टोटल वैल्यू है, चाहे वो टैक्सेबल वैल्यू, चाहे वो GST की वैल्यू, चाहे वो HSN वो टोटल वैल्यू जो है आपको
उससे B2B से मिलना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने एक शीट बनाई है रफली, ठीक है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मैंने B2B की वैल्यू शो की है, B2C की वैल्यू शो की है और HSN कोड की वैल्यू शो की है। तो इससे तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप B2B को या B2C को सेल करेंगे उसकी वैल्यू जो है आपका HSN कोड की वैल्यू से सेम टू सेम मैच होनी चाहिए। उसमें ज़रा सा भी कोई डिफरेंस होगा तो आपको नोटिस भी आ सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका GST 1 पोर्टल है, उसमें आपने B2B दिखाया 6 लाख का, उस पर आपने GST लगा दिया 9% के हिसाब से, तो टोटल आपकी वैल्यू होगी 7,08,000। यही कहानी आपने B2C में की, 4 लाख का माल बेचा, 9% के हिसाब से टैक्स लगाया तो 4,72,000 का आपका माल हो गया। तो टोटल आपने B2B प्लस B2C या आपने दोनों को अलग अलग बाइफरकेशन में दिखाया जिसकी वैल्यू हो गई 11,80,000। ठीक है, अब यही चीज़ आपको HSN में दिखानी है। HSN में क्या है, HSN में मान के चलिए आप 3 ही तरह का माल का बिजनेस करते हैं, ग्लास बेचते हैं, सिलिकॉन बेचते हैं, हार्डवेयर बेचते हैं। तो बस आपको सरकार को यह बताना है, जो आपने ग्लास बेचा तो ये जो आपने 10 लाख का माल बेचा था, इस 10 लाख में ग्लास की वैल्यू कितनी थी, तो 2 लाख थी, जिस पर आपने एक टैक्स लगाया 9% के हिसाब से। फिर इसी 10 लाख फिर आपने सिलिकॉन बेचा, तो सरकार ये पूछ रही है जो आपने 10 लाख का माल बेचा इसमें से आपका सिलिकॉन का कितना योगदान था, यानी कितने 10 लाख में कितने रुपए का सिलिकॉन बेचा। तो मैंने आपने ये बता दिया सरकार को, भैया ये जो मैंने 10 लाख का माल बेचा था इसमें मेरा 3 लाख का माल सिलिकॉन का था। ऐसे ही हार्डवेयर का माल 5 लाख रुपए का था। तो सरकार को ये क्लियर हो गया कि जो आपने उनको B2B प्लस B2C की जो टोटल वैल्यू की जो सेल दी है 10 लाख की, वो आपने सही दी है। क्यों? क्योंकि जो आपने 10 लाख का माल इसमें दिखा रहे हैं B2B प्लस B2C को, उसकी वैल्यू आपके HSN की वैल्यू से बिल्कुल मैच कर रही है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे 10 लाख की है और 10 लाख की है, 90,000 का ये टैक्स, 90,000 का ये टैक्स, 11,80,000 है, 11,80,000 ये। तो इससे सरकार को ये लगेगा कि हाँ आप यानी डिफ़ॉल्टर नहीं है, आप सही वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू मैच होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो आप बात समझ ही गए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे मैं कॉलम भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू और ये टोटल टैक्स लायबिलिटी भी आ जाएगी। बस ये चीज़ आपको मैच करानी है। अब यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट इशू नंबर। डॉक्यूमेंट इशू नंबर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट इशू नंबर जो पूछता है कि जैसे ये आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, एड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आप देखेंगे कि मई के महीने में जो भी आपने बिल काटा था उसका पहला बिल कौन सा था। मान के चलिए मई के महीने में जो मेरे पहले इनवॉइस हुई थी उसका बिल नंबर 21 था, और मई के महीने में जो मैंने लास्ट बिल काटा था उसकी इनवॉइस मेरी 60 था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 21 से आपने शुरू किया, 60 पे ख़त्म हो, तो 21 से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने बिल आपने टोटल 40 बिल काटे। यानी टोटल बता दिया आपने 40 बिल काटे हैं सरकार को। ठीक है, अब वहाँ सरकार यहाँ पे ये पूछ रही है जो आपने 40 बिल काटे क्या उसमें कोई कैंसिल बिल था, कि मान के चले आपने कोई बिल काटा हो फिर किसी वजह से आपको उसको कैंसिल करना पड़ा। नहीं, कोई बिल कैंसिल नहीं था, यहाँ पर आपने उसको 0 कर दिया और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट इशू नंबर आ गया। ठीक है, बस ये चीज़ सरकार इसमें पूछ रही है। इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी किसी यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई माल परचेज किया था। ठीक है, रिवाइज इनवॉइस और फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। वैसे ज़्यादातर व्यापारी क्या कहते हैं कि 2 चीज़ भरते हैं इसमें, एक क्रेडिट नोट भर दिया और एक ये B2B ये बिल बुक की इनवॉइस नंबर भेज दिया। अब जैसे क्रेडिट नोट क्या कहता है, क्रेडिट नोट की भी एक सीरीज़ होती है, जैसे बिल GST इनवॉइस की एक सीरीज़ है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रेडिट नोट। तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा अगर आपने कुछ मई के महीने में कोई वो यानी क्रेडिट नोट इशू किया, मान के चलिए मैंने एक क्रेडिट नोट इशू किया था जिसका क्रेडिट नोट नंबर था 12 और वही मेरा पहला और आखिरी भी था। बिल मैंने कितना काटा क्रेडिट नोट का, सिर्फ एक काटा, कैंसिल कोई था नहीं, तो यहाँ पे ये कर दिया। फिर उसके बाद जाने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेरा डेमो, बस हम यहाँ पे इसको ये कर देंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा ही दिया है। फिर पूछ रहा है अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। तो यहाँ पे यह पूछ रहा है अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, यानी इसका अमेंडमेंट करना जो यहाँ पे आपने दिया था किसी कि आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना रह गया है तो आप उसको यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वो कह रहा है अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, जैसे एडवांस में आपने कोई गलती की थी
जैसे ये वाला कॉलम एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, तो यहाँ पे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट B2C, यानी आपने कोई जैसे ऐसे कंज्यूमर, ऐसे B2C डीलर जिनको आपने बिलिंग की 2.5 लाख से नीचे और उनकी बिलिंग में आपने कहीं कोई कुछ गलती कर दी है, तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पे अमेंडमेंट करनी है। याद रखिएगा, यहाँ पे उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनको आपने 2.5 लाख से कम बिलिंग की है, 1 बिल, ठीक है। और अगर मान के चलिए आपने किसी ऐसे पर्सन को बिल की जिसकी 2.5 लाख से ऊपर है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे अब आपको उसका अमेंडमेंट नहीं करना है, आपको उसका अमेंडमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, अमेंडमेंट B2C, अगर आपने उसको बिलिंग 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है और वो आपके स्टेट के बाहर का बंदा है तो, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे आप जनरेट समरी करेंगे। फिर इसके बाद जनरेट समरी होने के बाद फिर आप यहाँ पे एक बार उसको रिफ्रेश मारेंगे, रिफ्रेश मारेंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे ओके करना है, यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा फाइल रिटर्न का। जब आप फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन, एक फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको अपने प्रोप्राइटर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा, सबमिट विद EVC, सबमिट विद DSC। DSC उनके लिए होता है जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, यानी DSC को कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और EVC उनके लिए होते हैं जो प्रोप्राइटर होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबमिट विद EVC करना है। सबमिट विद EVC करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको वहाँ पे वो OTP डालना पड़ेगा। फिर OTP डालने के बाद जो है आपका रिटर्न फाइल सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो फिर आप बाहर आके अपना यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो सबमिटेड है, वो फाइल हुआ नहीं हुआ। जैसे जब आप सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन फिर आप जब दोबारा आप ओपन करने जाएंगे, जैसे मान के चलिए आपने सबमिट कर दिया, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आप कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे ये है, मान के चलिए आपने पूरी डिटेल भर दी, आपने पूरी डिटेल यहाँ पे भर दी, आप यहाँ पे हैं, आपने जनरेट समरी भी कर दी, फिर आपने यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट किया, यहाँ पे सबमिट किया। जब यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे बैक आके देखेंगे तो आपको कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई है। लेकिन यहाँ पे अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वही विंडो फिर खोलनी पड़ेगी, विंडो खोलने के बाद जो है फिर आपको यहाँ पे आके फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। फाइल रिटर्न जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपके प्रोप्राइटर का नाम शो करेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे पूछेगा सबमिट विद EVC, सबमिट विद DSC ना सिलेक्ट करेगा अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आप वहाँ पे EVC सिलेक्ट करेगा, EVC सिलेक्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, बस आपको वो OTP डालना है और आपका रिटर्न सक्सेसफुल फाइल हो जाएगा। जब वो फाइल हो जाएगा फिर आप यहाँ पे आके बैक यहाँ पे आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे जैसे इनका ये स्टेटस दिख रहा होगा, ये देखिए फाइल, बस आपका ये फाइल लिख के आ जाएगा बस। और फिर आप जाके अपना एक्नॉलेजमेंट जो फिर आप जाके अपना आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। फिर आपको आने वाली नेक्स्ट 20 तारीख तक के आपको अपना 3B फाइल करना है। हम आपको रजिस्टर 3B फाइल करना बता देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई कुछ कन्फ्यूज़न हो या मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपनी उस गलती को सुधारूँगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।